इस वक्त पाकिस्तान में चीखें निकल रही हैं आवाम की। और हम भी बिलबिला रहे हैं, आवाम भी, गरीब अमीर मिडिल क्लास। जो पाकिस्तान की स्टोरी है ये नॉन टेक्निकल लोगों के हाथों में है। ये तो प्रॉब्लम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है, हमारा पाकिस्तान का और दुनिया का। इवेंचुअली आप देखना सोल्यूशन जो है वो न्यूक्लियर पे आएगा। सोलर जो है वो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सोलर, क्योंकि सोलर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक होती है, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन आती है वो बहुत कम होती है। 100 रुपया जो है वो आपकी कॉस्ट है, आप रिकवर 75 रुपया करते हैं। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा बिजनेस चल सकता है इस तरह से। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है उसका 37% पेशावर में है। आईपीपी के साथ कैंसिल करें एग्रीमेंट्स और उनकी फोरेंसिक ऑडिट्स करवाएं। वैसे ख्वाजा साहब, आपको भी चाहिए था एक आईपीपी लगा लेते। ग्रेड 1 से 21 तक के जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको ये 337 मिलियन यूनिट्स पर ईयर फ्री दिए जा रहे हैं। शेल गैस, लोकल गैस, इधर बहुत ज्यादा जखायर हैं। हमें इंटरनेशनल कंपनियों को इनवाइट करने की जरूरत है, वो आती नहीं है क्योंकि प्राइसिंग हमने जो है वो इंटरनेशनली रखी हुई। डिस्कोस को आउटसोर्स करें, प्राइवेटाइज करें, लीज करें, जॉइंट वेंचर करें, जो भी करें से जान छुड़ाएं। आपने ट्रांसमिशन लॉसेस की बात की, लाइन लॉसेस की बात की, गर्दिशी कर्जे की बात की। अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स सिर्फ एक चीज कर लें अपनी इकोनॉमी के अंदर किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, तो वो अकेली काफी है आपकी इकोनॉमी या को ठीक करने के लिए। इंडिया में जरा सा कुछ हो जाए तो उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठने लगती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं। हर हफ्ते हमारी ये कोशिश और काविश होती है कि हम पाकिस्तान के जो पेचीदा पॉलिसी के, माशी और दीगर सियासी मसाइल भी, उनका ना सिर्फ हम जायजा लें कि हफ्ते में क्या हुआ, महीने में क्या हुआ, बल्कि आपको ये भी बताएं कि इसका हल मौजूद है। ये नहीं है कि हम किसी बंद गली में फंसे हुए हैं। हल मौजूद है। जरूरत आपको पता ही है क्या होती है। पॉलिटिकल विल की होती है, कुछ सोच विचार की होती है, कुछ सूझबूझ की होती है। और जो हमारी यही कोशिश है कि आप भी नाजरीन और जो हमारी पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, वो ये देखें और इस इन मामलात के ऊपर डिबेट और कॉन्वर्सेशन का आगाज हो। तो वेलकम बैक हारून साहब। आप को पता ही है कि इस वक्त हमने, जब आपसे मेरी पिछली बात हुई तो मैंने आपसे कहा एक टॉपिक है इस वक्त पाकिस्तान में चीखें निकल रही हैं आवाम की, और वो निकल रही हैं बिजली के बिलों के ऊपर आईएमएफ की डील के बाद। और हारून भाई, हत्ता कि आपको मैं ये भी बता दूं, और खैर आपके इल्म में ही है कि हमारा ये नया दौर का जो दफ्तर है, इसके किराए से 2 गुना ज्यादा बिजली का बिल आया है मई का। और अभी जून का तो आना है, अभी जून का बिल पहुंचा नहीं है। और हम भी बिल बिला रहे हैं, आवाम भी, गरीब अमीर मिडिल क्लास। तो ये एनर्जी का क्राइसिस है, इसके पीछे यकीनन एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं चाहूंगा कि आज आप वहां से स्टार्ट करें। ये क्राइसिस बना कैसे है, ये इतना शदीद कैसे हुआ, और फिर मैं जरा आपसे आगे जाता हूं ये आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं। जी हारून भाई, ये क्राइसिस की ओरिजिन्स क्या है बिजली के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रजा, ये एज यू जस्ट सेड इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। और ये कॉम्प्लिकेट इसलिए हुआ है क्योंकि अगेन एज यूजुअल जो पाकिस्तान की स्टोरी है ये नॉन टेक्निकल लोगों के हाथों में है। बात यह है कि बिजली की प्रोडक्शन एक चीज है, जनरेशन एक चीज है, डिस्पैच, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ टेक्निकल इशू जो है ये एक चीज है। लेकिन बिजली एज अ बिजनेस, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो लोग नहीं कर सकते, ये वाले टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स। उसके लिए आपको फाइनेंस के प्रोफेशनल्स चाहिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जब मुझे कहा, मतलब मेरे पास काफी डेटा था, मैंने इसको इतना डिटेल में नहीं किया था जितना आपने जब मुझे कहा एनर्जी का, तो फिर मैंने इसको बहुत डिटेल में स्टडी किया। एंड आई रियलाइज कि भाई ये तो प्रॉब्लम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की है। तो मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का। तो इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक। एक है आपकी जो है जनरेशन, सही। थोड़ा वो एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टीएनडी लॉसेस जो हैं, यानी कि वो जो हम ये चोरी और लाइन लॉसेस वगैरह। तीसरा मैं आपको सर्कुलर डेट का बताऊंगा, और चौथा मैं आपको कैपेसिटी पेमेंट्स का बताऊंगा। ये 4 मेन आइटम्स हैं।
अच्छा, इसके ऊपर तो पूरा थीसिस लिखा जा सकता है, सो और नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो मैं कोशिश करूंगा, आई ट्राई माय बेस्ट, इसको एज सिंपल एज पॉसिबल रखा जाए। ठीक है रजा, आपने कोई सवाल करना है तो बताएं, फिर नहीं, मैं आपको ये नो चारों। नो नो नो, दिस इज वंडरफुल। मैं खुद भी, देखिए, मैं खुद भी इतना कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, बात करता हूँ कई सालों से, लेकिन हर साल इसकी पेचीदगी में इजाफा होता है। बहरहाल, प्लीज कंटिन्यू। तो हर साल नेप्रा ये करती है कि अपनी एक एनुअल रिपोर्ट शाया करती है, और फिर एक साथ टेक्निकल रिपोर्ट भी शाया करती है। तो उसके अंदर आप नेप्रा की वेबसाइट पे जाएं और ये रिपोर्ट सारी होती हैं। जो लेटेस्ट नेप्रा की रिपोर्ट अवेलेबल है वो 2023 जून की है। तो उसमें बहुत सारा सारा डेटा है। तो मैं आपको चंद चीजें गोश गुजार करना चाहता हूँ। अब आ जाएं, सबसे पहले चार चीजें मैंने बात करनी, सबसे पहले जनरेशन पे आ जाएं। तो हमारे जो कहाँ से हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो हाइड्रो है, न्यूक्लियर है, विंड, सोलर, बगास, थर्कोल है, गैस और थर्मल है, और थोड़ी सी हम ईरान से इंपोर्ट करते हैं। तो जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है तकरीबन 46,000 मेगावाट, 45,885 मेगावाट्स। और इसमें से जो हाइड्रो लोकल, न्यूक्लियर लोकल है, विंड, सोलर, बगास वो भी लोकल है, थर्कोल भी लोकल है। तो जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो लोकल, जो हमने प्रोडक्शन के लिए इंस्टॉल किया है, वो 43% है, 43%। और जो फॉरेन फ्यूल के ऊपर है, यानी कि वो LNG, RFO वगैरह और थर्मल, वो 57% है। तो ये पहले समझें कि लोकल फ्यूल्स के ऊपर 43% है, फॉरेन फ्यूल के ऊपर 57%। ये एक साल पहले दिस यूज टू बी 58% लोकल, 42% फॉरेन। तो ये चेंज हो गया, ये रिवर्स हो गया। तो हमारी डिपेंडेंसी ऑन हमारे जो फॉरेन फ्यूल है उस पर ज्यादा हो गई है। ठीक है। अच्छा, इसी को बड़ी इंटरेस्टिंग एक मैं आपको बात बताऊं कि हाइड्रो जो है वो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 23% है, लेकिन जो आप प्रोड्यूस करते हैं बिजली, जो जनरेट होती है एक्चुअली बिजली, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैंने आपको बताई है। अब आ जाए आप, जो बिजली पूरे साल जनरेट होती है, 1,38,000,000 यूनिट्स बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं। 138 बिलियन यूनिट्स, 138,000 बिलियन यूनिट्स, 1,38,000 अरब यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं। तो हाइड्रो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 23% है, लेकिन जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो टोटल का वो 26% प्रोड्यूस करती है। सो हाइड्रो जो है अपनी मिक्स से ज्यादा प्रोड्यूस करती है इंस्टॉल्ड मिक्स से। न्यूक्लियर जो है, ये आप ये मैंने एक प्रोग्राम आपके साथ किया था, मैंने आपको कहा था कि हमारा पाकिस्तान का और दुनिया का इवेंचुअली आप देखना सोल्यूशन जो है वो न्यूक्लियर पे आएगा। जिसको मेरी बात पे डाउट है, वो ऑलिवर स्टोन, एक बहुत बड़ा अमेरिकन डायरेक्टर है, बहुत बहुत उसकी बड़ी फिल्में आई हैं। वो जाके नेटफ्लिक्स या गूगल पे देखें, एक डॉक्यूमेंट्री जो कि ऑलिवर स्टोन साहब ने प्रोड्यूस की है न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर। उससे आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बारह, कमिंग बैक टू न्यूक्लियर एनर्जी, हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 8% है, लेकिन हम जब प्रोड्यूस करते हैं तो 17% न्यूक्लियर से प्रोड्यूस करते हैं। सो आप देखें कि वो 121% ज्यादा न्यूक्लियर से प्रोड्यूस हो रही है, और चीप एनर्जी। विंड जो है वो, यू नो 4% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन वो हम उसका 75% प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जब बिजली पैदा होती है तो वो 3% है। सोलर सोलर जो है वो, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ सोलर, क्योंकि सोलर की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एक होती है, लेकिन जब उसकी प्रोडक्शन आती है वो बहुत कम होती है, वो तकरीबन आधी से भी कम होती है। हाँ, सोलर जो है लोकल सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, आप घरों के ऊपर लगाएं सोलर, आप सो देयर वेरी लोकलाइज सोल्यूशन, वो डेफिनेटली है। हैविंग सेड दैट, अगेन थोड़ा सा टॉपिक, इलॉन मस्क साहब ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अगर 100 मील स्क्वायर, यानी कि 100 मील बाय 100 मील का एरिया उनको दे दें, वहां पे वो ऐसा सोलर लगाएंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर किसी किस्म की बिजली की जरूरत ही नहीं होगी, वो उसी से चला देंगे। पर अब इलॉन मस्क साहब को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता आगे। बगैस जो है वो जितनी इंस्टॉल्ड है उतनी प्रोडक्शन होती है। थर्कोल,
रजा थर्कोल 6% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, लेकिन प्रोड्यूस हम 16% करते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी जो हमारी लोकल जो है, लोकल जब हम बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो हम 63%, 2/3 हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोकल से करते हैं। आई नो आपको समझ आ रही है कि नहीं, ये थोड़ा बिल्कुल आ टेक्निकल रही इशू है कि इंस्टॉल्ड है। कैपेसिटी 43% है, लेकिन हम 63%, 2/3 जो है उससे निकालते हैं अपनी बिजली। ठीक है जी। अच्छा, अब आप आ जाए ये जो 57% जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी फॉरेन फ्यूल के ऊपर है, गैस एंड थर्मल के ऊपर, उससे हम सिर्फ 36% बिजली बनाते हैं। राइट, मतलब ये है कि वो जो बाकी नहीं बना रहे वो सारे कैपेसिटी चार्ज हम दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने बताया, अगेन इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट। ये जनरेशन का आपको बताया। कोई आपका सवाल हो इससे पहले कि मैं नहीं नहीं, दिस इज ट्रांसमिशन। वेरी इंफॉर्मेटिव। आपको मैं कंफ्यूज था, मैं प्रोसेस कर रहा था, क्योंकि आपने कुछ तो खैर तकनीकी बातें भी थी, लेकिन मुझे हैरानगी भी हो रही थी जो आपने डिस्पैरिटी बताई है। दैट इज बहुत शॉकिंग। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब आ जाइए सेकंड पॉइंट के ऊपर। तो सेकंड पॉइंट इज TNT। ये अपने हमारे व्यूअर्स की नॉलेज के लिए, TNT लॉसेस, ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉसेस। ये होता है कि जब आप ट्रांसमिट करते हैं बिजली को, जो आपने बड़े बड़े वो देखे होंगे टावर्स और बड़ी मोटी मोटी तारें गुजर रही होती हैं, तो उसमें ट्रांसमिशन हो रही होती है बिजली की। अब ट्रांसमिट जब होती है बिजली, तो जो करंट होता है, वो जब करंट चलता है तो वो हीट की वजह से लॉस होता है। अब वो जितना करंट उसमें जाएगा तार में, उतना ज्यादा लॉस होगा, लेकिन जितने वोल्ट्स जाएंगे, अगर आप वोल्टेज ज्यादा कर दें तो वो उतना ही कम हो जाएगा लॉस। इसलिए आपने देखा वो 132 केवीए, किलो वोल्ट, तो यस। वो इसलिए उसको अब स्टेप अप करते हैं ताकि कम से कम लॉस, ट्रांसमिशन लॉस हो। सो आपका सबसे पहले ये ट्रांसमिशन लॉस है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन लॉस है, यानी कि जब वो ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है तो स्टेप अप या स्टेप डाउन बिजली जब होती है, तो फिर उसके अंदर डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड मेक ऑफ ट्रांसफार्मर, तो उसके अंदर लॉस होता है। तो ये इसमें हमारा बड़ा अच्छा है, हमारी इंस्टॉलेशन बड़ी अच्छी है, हमारे इंजीनियर्स बड़े कॉम्पिटेंट है। इसमें हमारा लॉस सिर्फ 2.42% है। ट्रांसमिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन लॉस सिर्फ 2.42% है। लेकिन अब आ जाए डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन लॉस जनाब रजा हमारे पास हमारा है 16.2%। राइट, 16 तो टोटल 2% लॉस होता है। जी। पहले ट्रांसमिशन लॉस जो है वो 2.42 है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है, यानी कि अब वो ट्रांसफार्मर तक आ गया, अब आपके घरों तक, आपके कारखानों तक, आपकी दुकानों तक वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, उसमें जो लॉस होता है, यानी कि वहां पे फिर बिजली चोरी भी होती है, जी। और उसके अंदर लाइन लॉसेस भी होते हैं, तो वो 16.18% है। अब ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल मिला के आपका 18.6% है। ठीक है जी। फिर होता है कि आपकी रिकवरीज, आप 93% रिकवरी करते हैं, 7% रिकवरी नहीं होती, उसको सही। ऐड कर लें 18.6 में, तो जनाब 25.25% तो आप यानी कि लूज कर देते हैं। यानी कि 100 रुपए, 100 रुपया जो है वो आपकी कॉस्ट है, आप रिकवर 75 रुपया करते हैं। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा बिजनेस चल सकता है इस तरह से? सही बात है। ठीक है जी। ये आ गया इम्पॉसिबल। दूसरा मसला। इम्पॉसिबल है, ठीक है, बिल्कुल। राइट। ये मैं आपको, ये मेरे नंबर्स नहीं है, ये तो आप नेपरा की वेबसाइट से, इट्स अ टेक्निकल वे टू गेट दोस नंबर्स, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, शायद नेपरा वालों को भी ना पता हो, क्योंकि ये दिस इज नॉट देयर, ये उनका फील्ड नहीं है, ये दिस इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो सारे नंबर्स मैं आप बता रहा हूँ। अच्छा, आगे आप सुने। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है, इस बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है रजा, कि टोटल डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो है उसका 37% पेशावर में है। तो अब देखें, ओके। मैं किसी हम न्यूट्रल हैं, हम किसी पार्टी की हिमायत है, मैं तो आपको नंबर्स बता रहा हूँ कि 37%, सॉरी 27%, वो 37% जो है 37.4 लाइन लॉसेस है पेस्को के, करेक्ट। जो कि ओवरऑल लाइन लॉसेस का 27% बनता है। सो हमारे जो टोटल लाइन लॉसेस है पूरे पाकिस्तान के, उसका 27% जो है वो पेस्को में है। और पंजाब के अंदर
लाइन हम्म। लॉसेस हमारे वो 36% बनते हैं, जिसमें जेपको 5%, लेस्को 12%, फेस्को 6% और मैपको 10% टोटल लॉसेस का है। तो 1/3 पंजाब में हो रहा है, 27% जो है वो पेशावर में हो रहा है, फिर हैदराबाद 8% का टोटल का 8%, और सखर जो है वो 7%, तो 15% सिंध में हो रहा है, राइट। और प्लस 13% केई के, तो वही 28% सिंध के अंदर हो रहा है, और कोयटा में 7%। तो आपको ये बताने वाली बात यह है कि जो हम ट्राइबल एरियाज की बात करते हैं कि वहां पे कोई नहीं दे रहा, ये ऐसी बात नहीं है। वो टोटल हमारे लॉसेस का सिर्फ 1% जो है वो ट्राइबल एरिया में होता है। सो फोकस करने की जरूरत है पेशावर के अंदर, उधर हम्म। रिकवरी होनी चाहिए। उनके जो भी मसाइल हैं वो कहते हैं जी हमें आप वो रॉयल्टी वगैरह दें जो उसको हल करें। एंड हमारे लेस्को, वाइल लेस्को सेज कि जी हमारा तो सिर्फ 11% है, लेकिन वो ओवरऑल का 12% बन जाता है हमारे लॉसेस का, विच इज सब्सटैंशियल। लेस्को और फिर इसी तरह मैप को 10% बनता है, एंड ऑल दैट। सो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं समझने के लिए लाइन लॉसेस के ऊपर। ठीक है जी, अब तीसरे पे चलें, आपका कोई सवाल है तो पूछ नहीं, आगे बढ़िए, बिल्कुल, दिस इज फ्लोइंग वेरी वेल, थैंक यू। लें। तीसरा इशू जो है वो है सर्कुलर डेट का। अब सर्कुलर डेट पिछले साल 2300 अरब पे पहुंच गया था। थोड़ा सा ये हारून मैं भाई, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी जी, माजरत, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नाजरीन को थोड़ा सा बता दे, सर्कुलर डेट होता क्या, किस बला का नाम है, गर्दिशी कर्जा जो है। अच्छा, अब सर्कुलर डेट होता ये है जनाब कि आपने टोटल तकरीबन, अगेन ये एस्टिमेटेड नंबर्स हैं, आपने 3 ट्रिलियन से ज्यादा की बिजली जो है ना वो खरीदी है। ठीक ये है। जितने भी मैंने आपको हाइड्रो, न्यूक्लियर, विंड, सोलर, बगास, थर कोल, फिर थर्मल और गैस आईपीपीज वगैरह उनसे। राइट। अब जहां, अब इसमें से आपने खरीद तो ली है, अब लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो एज ए सेट के 25% तो आप रिकवर ही नहीं करते, या लाइन लॉसेस हो जाते हैं, या चोरी हो जाता है, या रिकवरी नहीं होती। तो आपको कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ जाता है जब आपने पे करना होता है, स्पेशली सही। आईपीपीस को। सही। तो उसका रिजल्ट ये हुआ है कि जो हमारे आईपीपीस हैं उनको, फिर हमारे फ्यूल सप्लायर्स जो आपको जो तेल फराहम कर रहे हैं आपके ये बिजली के कारखाने चलाने के लिए, उनको पैसे राइट। देने होते हैं, उनको आप नहीं दे पाते। वो फिर आगे अपने वेंडर्स को नहीं दे पाते। सो एक वो पूरा एक सर्कल है कि क्योंकि यहाँ से पेमेंट नहीं हो रही तो फिर अगले को नहीं हो रही, वो अगले को नहीं करता, वो अगले को नहीं करता। सो ये एक हर किसी का जो है ना वो पेएबल एंड रिसीवेबल बढ़ा हुआ है। अगेन ये फिर मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता, इसको तोड़ के मैं आपको बताऊं तो आईपीपीज जो हैं वो, ये जो टोटल पिछले साल 2300 अरब का सिर्फ बिजली का था, उसमें 62 2/3 जो है वो आईपीपीस का था। 1450 अरब आईपीपीस के देने थे ये सर्कुलर डेट में, और फ्यूल सप्लायर्स के 111 अरब देने थे। और हम्म। फिर इन्होंने एक कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल से 10 साल पहले के करीब, इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बना दी थी, पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इन्होंने क्या किया था जी, सर्कुलर डेट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कोई सेंसिबल बंदा आया होगा, उसने कहा होगा कि यार इसको सॉल्व करना चाहिए। उसने सारा जो डेट था वो उठा के एक कंपनी में डाल दिया, ताकि राइट। ये ये जो कारखाने हैं, इनकी बुक्स क्लियर हो जाए, नो मोर सर्कुलर डेट। लेकिन उन्होंने ये कर तो दिया, बट वो जो 25% जो लॉसेस हो रहे हैं उसका कुछ नहीं किया। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो दोबारा से बढ़ गया। तो रिजल्ट ये है कि वो पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का वो 800 बिलियन का वहां पे भी पड़ा हुआ है, वो भी सर्कुलर डेट का हिस्सा है। सो इस तरह से, सो आईपीपीस हो गया, आपके फ्यूल के वेंडर्स हो गए, आपकी पावर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन सब को मिला के ये है आपका सर्कुलर डेट। ये आपने पैसे देने हैं उनके, और थैंक ये यू। इंक्रीज हो रहे हैं, कोई 600 साढ़े 600 बिलियन पर ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है। ये मैं सिर्फ बिजली की बात कर रहा हूँ, गैस की नहीं कर रहा, वो अलग है। वो 2-2.5 ट्रिलियन अलग है। सो लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट मैथ्स के हाँ, ऊपर। नहीं, सो ये हो गया जी नहीं। सर्कुलर डेट। जी, अच्छा, आगे आगे चलें, कोई और सवाल आप?
नहीं नहीं, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, फाइनली जी आ जाए कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर। ये जो हम बार बार कहते हैं जी बड़ी ज्यादती हो रही है पाकिस्तान में, और साइन कर दी है आपने, और इसका बहुत बड़ा एक कैंपेन चली हुई है कि जी आईपीपीस के साथ कैंसिल करें एग्रीमेंट्स, और उनकी फोरेंसिक ऑडिट्स करवाएं और ये करें और वो करें। देखें, बात यह है कि आईपीपीस के साथ किसने साइन किया? वो उस वक्त की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने साइन किया, irrespective of which political party, irrespective of what circumstances and all that। हम रिवाइंड करके पास्ट में नहीं जा सकते, लेकिन साइन एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने की है, सॉवरेन गारंटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है। अगर आप उनके साथ किसी किस्म के अग्रीमेंट्स ब्रेक करेंगे, वो फिर इंटरनेशनल अदालत में चले जाएंगे। आगे वो कारके और ये रेकोडेक एंड ऑल दैट, हम उसका भुगत चुके हैं। स्टील मिल की हालत देख लें, वो रोक दिया गया था। वो हो जाता तो आज उससे जान छूटी होती। देखें, इस किस्म की हरकत नहीं करनी चाहिए। इसके और भी सॉल्यूशंस हैं, लेकिन हम्म। पहले मुझे एक्सप्लेन कर दें कैपेसिटी पेमेंट्स हैं क्या। कैपेसिटी पेमेंट्स जनाब ये हैं कि वो जो सर्कुलर डेट में, वो मैंने आपको बताया 14 साढ़े 1400 अरब का जो आईपीपीज को देने हैं पैसे, उसमें जो बिजली उनसे खरीदी गई है वो 450 अरब की है, और कैपेसिटी पेमेंट 700 अरब की है। सो और इंटरेस्ट 215 अरब का है। अब वो कैपेसिटी पेमेंट क्या है कि वो बिजली के कारखानों ने कहा है कि जनाब आप हमसे बिजली लें या ना लें, हमें एक सर्टन एफिशिएंसी के ऊपर 60% हमारी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर आपने पेमेंट करनी करनी। यानी कि मेरा कारखाना अगर 100 मेगावाट बनाता है, आप मुझसे 100 मेगावाट लें, आप मुझसे 70 लें, 60 लें, 40 लें या जीरो लें, आपने मुझे 60 की पेमेंट करनी करनी है। तोबा तोबा। ठीक है जी। अब हुआ ये था रजा, जब ये लगाए गए थे तो उस वक्त पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो थी वो अप्रोचिंग 6% थी, या शायद उससे भी थोड़ी ज्यादा थी। और सीपैक बन रहा था, और होप ये किया जा रहा था कि अब आगे चाइना से इंडस्ट्री रिलोकेट होगी, और प्रोजेक्शन ये थी कि पाकिस्तान में खपत जो है बिजली की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और ये भी कम पड़ जाएंगे जो लगाए हैं। तो लेकिन वो नहीं हुआ। तो रिजल्ट ये हुआ कि वो कैपेसिटी आपके पास पड़ी हुई है, लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे। तो राइट। अब ये अगेन इसके ऊपर मैं बात करना शुरू करूंगा तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी, जीडीपी आ जाएगी, फिर वो वैसे ख्वाजा आईएमएफ आ साहब, जाएगा फिर। वैसे ख्वाजा साहब आपको भी चाहिए था एक आईपीपी लगा लेते। कमाल किया आपने, 60%। चाहे 5 मेगावाट भी देते तो आपको पैसे 60 के ही मिलते। नहीं नहीं जी, मैं तो इस मुल्क के लिए जो है वो सब कुछ लगाने को तैयार हूँ। इस मुल्क के खिलाफ कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बिजनेस देखे ना, जो जिन्होंने आईपीपीज लगाए हैं, तो वो तो इस जी, वक्त हमारे तो टैक्स पे ही दे रहे हैं ना उसको। बहरहाल, प्लीज कंटिन्यू जो मैं अगली उनकी जगह होता बात। तो शायद मैं वॉलंटरली इस एग्रीमेंट को खत्म कर देता। चले चले, जब अगली जब आप इक़्तिदार के करीब पहुंचेंगे, तो फिर मैं आपको ये याद कराऊंगा कि अब आपने आईपीपीस का बंदोबस्त करना है यहाँ से। तो लेट्स मूव ऑन। अच्छा, सो रजा ये तो सारी आ गई। आई आई होप ये बड़ी, एज आई सेड, कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत ज्यादा नंबर्स वगैरह हैं। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन समवॉट। तो जी। अब चलते हैं आगे। ये प्रॉब्लम्स तो आपको बता दी हैं, और इसमें इन समरी आपका अगर आपका 10,000 का बिल है, तो उसमें तकरीबन 1/3 वो होता है टैक्सेस एंड फ्यूल एडजस्टमेंट्स का, और 1/3 वो आपके कैपेसिटी चार्जेस होते हैं, और बाकी 1/3 जो है वो ये लॉसेस और आपकी एक्चुअल कॉस्ट वगैरह, ये उसका ना रफली ये बनता है। अब करना क्या है? वो मैं आपको इन नटशल बता देता हूँ, ज्यादा ताकि आप और भी चीजें डिस्कस कर सकें, टॉपिक्स। सबसे पहले ग्रेड 1 से 21 तक 337 मिलियन यूनिट्स पर ईयर, जो कि तकरीबन 13 बिलियन रुपीस बनते हैं। ग्रेड 1 से 21 तक के जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको ये 337 मिलियन यूनिट्स पर ईयर फ्री दिए जा रहे हैं। तो 13 अरब सब्सटैंशियल अमाउंट है। जब आप ओवरऑल देखें, आउटले की इतनी सब्सटैंशियल नहीं है, लेकिन ये इस किस्म आप खुदा के वास्ते गवर्नमेंट जो है वो कुछ तो अपनी आवाम के साथ उनको रियलाइज तो कराए ना कि भाई हम
हम आपके साथ हैं, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और हम ये खत्म होनी चाहिए, ये जो फ्री बिजली जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जा रही है। सो सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये है कि मार्केट्स जो हमारी हैं वो छः छः बजे बंद होने का, ये देखें। होता ये है कि गर्मियों के सीजन के अंदर स्पेशली रात के वक्त आप जब बिजली चलाते हैं तो वो बिजली जो है वो हमारी इंडस्ट्री को जानी चाहिए। वो दुकानों में लाइटें लगा के और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये दुकानदार जो हमारे हैं, वो जहाँ पे कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा, जहाँ पे कोई मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही, उनको डे लाइट यूज करनी चाहिए। तो ये एक कल्चर बन गया हुआ है हमारे मुल्क के अंदर के, वो जनाब फजर की नमाज पढ़ के सोना है और फिर जोर के वक्त उठना है। तो ये तो आप मतलब मेन जो रिलीजन का मेन आइडिया है कि भाई फजर के वक्त उठें और काम करें जोर तक। यस, तो ये जरा प्रोडक्टिव रीथिंक हो करने जाए, की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल। है। अच्छा, आगे आ जाएं कि देखें आईपीपीस के साथ ये कैपेसिटी चार्जेस जो है इसको सॉल्व करने का तरीका है। हम्म। आप आईपीपीस के साथ बैठें और उनको कहें कि भाई ये आपके जो आपका ये प्लांट लगा है इसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 30 साल है, जबकि आप हमें चार्ज कर रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस 15 साल के ऊपर। सो मसलन आप अगर कॉस्ट जो है वो 30 लाख है, तो वो 2 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं और 15 साल में कंप्लीट कर रहे हैं। आप उनको कहें जनाब आप 1 लाख रुपया 30 साल के ऊपर ले लें, हम आपको पूरा देना चाहते हैं, हम कोई नहीं चाहते कि आपसे हम कैंसिल करें, लेकिन आप इसको स्प्रेड कर दें उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर आपके प्लांट की। अब अगर वो कहते नहीं जी हम नहीं करते, जी आपने साइन की हुई सॉवरेन गारंटी, हम तो नहीं करते, नो प्रॉब्लम। उसका फिर तरीका ये है, बड़ा आसान तरीका है, उसको कहते हैं रीफाइनेंस। आप किसी बैंक से बात करें और उनको कहें जनाब इनको पैसे इनके दे दें और मुझसे पैसे आप 30 साल इसकी यूजफुल लाइफ पे ले लें। तो ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उसको इस इन लाइंस पे सोचने की जरूरत है। तो इससे आपके कैपेसिटी चार्जेस आधे हो सकते हैं, सब्सटैंशियल, आपको तकरीबन 5-6 रुपए का इससे फायदा हासिल हो सकता है। ऑफ कोर्स हमें रिन्यूएबल्स जो स्पेशली थर कोल जो है उसके ऊपर फोकस करके उसको उसका मिक्स जो है उसको ज्यादा करने की जरूरत है। और हम हमें कर भी रहे हैं कि इम्पोर्टेड कोल जो है उसको लोकल कोल पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि थर कोल से जब आप ट्रांसपोर्ट करेंगे फॉर इंस्टेंस साहिवाल, तो आपको पहले तो रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी, फिर थर कोल का जो यस। उसकी जो कैलोरिक वैल्यू है वो उतनी नहीं है जितनी फॉर इंस्टेंस इंडोनेशिया से आता है या साउथ अफ्रीका से आता है कोल। सो इसको जरा स्टडी करने की जरूरत है। बहरहाल इसके ऊपर काम किया जा रहा है। आखिरी 2 पॉइंट्स, हमें एक्सप्लोरेशन की शदीद जरूरत है। मैं 10 साल से कह रहा हूँ कि हमें टाइट गैस, शेल गैस, लोकल गैस, इधर बहुत ज्यादा जखायर हैं। हमें इंटरनेशनल कंपनियों को इनवाइट करने की जरूरत है, वो आती नहीं है क्योंकि प्राइसिंग हमने जो है वो इंटरनेशनली रखी हुई। सो हमें प्राइसिंग ठीक करने की जरूरत है ताकि इंटरनेशनल कंपनीज आएं और वहां आके यहाँ पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें और एक्सप्लोरेशन शुरू करें। एंड फाइनली रजा, आई बीन सेइंग इट फॉर तकरीबन हर तीसरे प्रोग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि इसको आप डिस्कोर्स को आउटसोर्स करें, प्राइवेटाइज करें, लीज करें, जॉइंट वेंचर करें, जो भी करें, से जान छुड़ाएं, लेकिन प्लीज प्लीज इनको आप जिस तरह से ये हैं उस तरह से मत बेचें। लेस्को जैसे इतने ह्यूज जो बन चुके हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लेस्को फॉर इंस्टेंस, उसको 9 में डिवाइड करें, उसके छोटे यूनिट्स बनाएं और उनको आप ऑफलोड करें, उनको आप आउटसोर्स करें। उससे आपका कंपटीशन आएगा, उससे आपके जो लोकल लोग हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा और कंपटीशन क्रिएट होगा। जब कंपटीशन होगा प्राइस नीचे जाएगी, एफिशिएंसी ऊपर जाएगी, कंज्यूमर को सर्विस जो है वो ज्यादा मिलेगी। तो बहुत जबरदस्त। सर, देखिए, मैं अगर खुलासा करूं नाज़रीन के लिए, आपने ट्रांसमिशन लॉसेस की बात की, लाइन लॉसेस की बात की, गर्दिशी कर्जे की बात की। जो सिस्टम पूरे का पूरा जो बिजली बनाता है उसकी तरसेल करता है घर तक या दुकान तक, बिजनेस तक पहुंचता है, उसमें कितनी जो चोरी होती है, जाया होती है,
ये सारे मामलात हैं देखने की, और इसको फिक्स करने की जरूरत है, नहीं तो उस वक्त तक हम जो हैं इसी जो अजाब है उसमें फंसे रहेंगे। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लोग इसके बारे में जानें। हारून साहब, वक्त हमारा निकले जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक दो कमेंट्स हों जो हमारे इसके चैनल के ऊपर आए हैं हमारे सॉल्यूशंस प्रोग्राम के हवाले से, उस पर जल्दी से बात कर लें और फिर नाजरीन से इजाजत लें। सबसे पहले तो एक मिस्टर रफ किंग का कमेंट है। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट की बात की है। आई थिंक हमने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल में बात भी की थी, तो मैं चाहूंगा जरा आप उनके कमेंट को भी एड्रेस कर दें क्विकली। मैं वैसे इनसे रफ किंग साहब से ये इल्तमास करूंगा कि आप हमारे इस ये जो प्ले लिस्ट है या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर भी आपको मिलेगा, आप वहां जाके पूरे का पूरा, हमने एक लंबी चौड़ी उसके ऊपर गुफ्तगू की हुई है कि किस तरह से इस पूरे सिस्टम को चेंज करके इनकलाबी बुनियादों के ऊपर हम कितनी मईशत को तरक्की दे सकते हैं। हारून साहब, आप उस पर थोड़ा सा बात भी कर दीजिए ताकि फिर वी कैन गो टू द नेक्स्ट वन। नहीं रजा, मैं आपसे एग्री करता हूँ। उस पर तो बड़ा लंबा हमने प्रोग्राम किया है, वो प्लेलिस्ट के अंदर लिस्टेड है। आप मिस्टर रफकिंग, आप उस पर जाके डिटेल में देख लें। इन अ नटशेल देखें, ये बुनियादी एक चेंज है। इस अगर यही चेंज ये एक अर्जेंटीनियन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स सिर्फ एक चीज कर लें अपनी इकोनॉमी के अंदर किसी भी डेवलपिंग कंट्री में, तो वो अकेली ही काफी है आपकी इकोनॉमी या को ठीक करने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है। तो वो डिटेल फिर आप वहां पे देख लें, क्योंकि फिर लंबा इसके ऊपर हो जाएगा, अच्छा, टाइम लग जाएगा। एक इनके यूं तो बहुत सारे सवाल हैं, मैं जो सबसे एक अहम सवाल है वो इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग। मैंने कहा जरा उसमें भी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी, कैन आवर इकोनॉमी सस्टेन द डिफेंस बजट इंक्रीज अमिड अनएम्प्लॉयमेंट, टैक्सेस, रियल डिस्पोजेबल इनकम्स वगैरह वगैरह, और शुड इट कोलैबोरेट विद, तो ये डिफेंस के ऊपर थोड़ा सा क्विक बात कर दीजिए और फिर हम अगले कमेंट पे चले जाएंगे जी। नहीं, एज ए परसेंटेज तो वो इंक्रीज नहीं हुआ, सो इट स्टेड 16% ऑफ आउटले। तो वो ऐसी बात नहीं है। जी, डिफेंस इज प्रीटी मच इन लाइन विद प्रीवियस ईयर्स। बल्कि मैं तो ये इजाफा करूंगा हारून भाई के, हमारे नाजरीन देखे ना, ये पुरानी बातें होगी कि जी बड़ा बजट वहां चला जाता है, अब तो कर्जों की वापसी, इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बड़ी कॉस्ट है नाजरीन हर साल। बजट की सबसे बड़ी मद जो है वो हम जो सूद लिया हुआ है, जो पुराने कर्जे लोकल और बाहर के, वो उस पे चुकाने में वो डिफेंस बजट से कहीं ज्यादा है। तो अब तो जी हमारा जो बहरान है वो यही है इस वक्त कि किस तरह कर्जों रजा, से मैं हम। इसमें एक ऐड कर दूं, ये समझाने के लिए हमारे व्यूअर्स को कि देखें, अ, हम हमने जाना है ऑस्ट्रेलिया, जी, और हमने अपनी डायरेक्शन की हुई है लंदन की तरफ। राइट, अब मुझे बताया, आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे कभी? नो अच्छा, वे। फिर अब आप क्या करते हैं कि जी वो जहाज है, आप पहुंच नहीं रहे ऑस्ट्रेलिया, आप डायरेक्शन आपने लंदन की तरफ की। आप कहते हैं यार ये जहाज जो है ये ठीक नहीं है, या हमारा स्टाफ ठीक नहीं है। आप कहते हैं जी आपको पोलैंड से या लिथुआनिया से एयर होस्टेस ले आते हैं, और उनको बड़ा जबरदस्त यूनिफॉर्म पहना देते हैं, और अब फिर जहाज चलता है। अब इन पोलिश या लिथुआनियन एयर होस्टेस के साथ पहुंच जाएगा जहाज, अगर आपका डायरेक्शन लंदन है और आपने जाना ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं जनाब कि वो ऐसा करते हैं, इकॉनमी के पैसेंजर्स को मुर्गा खिला देते हैं। तो भाई आप खिला दें, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन लंदन है तो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचेंगे। फिर आप कहते हैं यार अच्छा ये जहाज ही खराब है, ऐसा करते हैं A380 ले लेते हैं। जबरदस्त डबल डेकर जहाज है, इस वक्त दुनिया का नंबर 1, लेकिन डायरेक्शन जो है लंदन की तरफ है। अरे भाई आप जो मर्जी कर लें, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए आप चाहे फोकर का जहाज ले आए, लेकिन डायरेक्शन ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दें तो वो पहुंच जाएंगे आप। सो कहना मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो बजट है ना, मैं कब से कह रहा हूँ 10 साल से कह रहा हूँ, ये बजट डॉक्यूमेंट आपको ये यही होगा, कभी भी नहीं पहुंचेंगे आप। इसी तरह ये डायरेक्शन ही गलत है। आपको एक नया बजट बनाने की जरूरत है। रजा, मैंने आपको दिखाया भी है, वो इंशाल्लाह वो डॉक्टर इकराम वो यूरोप ट्रेवल कर रहे हैं, वो उनके साथ बैठेंगे तो आपको आपको नया बजट, उसकी जरूरत है, डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत बहुत सही आपने बात कही है। अच्छा जी, आखिरी कमेंट, वैसे तो उन्होंने रफ किंग ने और बहुत सी बातें की है, लेकिन चूंकि वक्त का एतमाल है, हमने ये उसको रैप अप करना शो को। तो एक इन्होंने इंडिया से हमारे एक व्यूअर हैं और उन्होंने बड़ी तफसील से एक और कमेंट भी भेजा है। बी भूसारी उनका नाम है, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सर्विस के लिए जो आपने तजावीज का जिक्र किया था उसके ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा इंडियन पूरा निज़ाम जो है उसका भी जिक्र किया, किस तरह से एडवर्टिजमेंट होता है, रिक्रूटमेंट होती है।
तो तो थोड़ा सा ये बताइए कि आप उनके कमेंट का जवाब दें। वो कह रहे हैं कि भाई हम इंडियंस ऑब्सेस नहीं है पाकिस्तान से, और ना ही कोई इल विल रखते हैं, बड़े अच्छे साहब हैं ये या साहिबा हैं। लेकिन उनका कि बट मुंबई अटैक्स एंड ह्यूज ऑफ लॉस ऑफ लाइव्स इन्फ्लिक्टेड बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स हैज चेंज्ड द एटीट्यूड ऑफ एवरेज इंडियन। They definitely want a regime where they can assure peace and have zero tolerance to terrorism. इस पे भी कमेंट कर दीजिए। नहीं, बुसारिया साहब इज वेरी काइंड। मैंने ये पढ़ा था इनका पूरा, और बहुत ही प्रोफेशनल। एंड यू सी दीज आर द काइंड्स ऑफ पीपल जो कि मेक यू फील कि वी आर नेबर्स, हाँ। यू वांट टू टॉक विद देम, यू वांट टू डिस्कस विद देम। तो बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है अपना, उसके अंदर हम लिंक भी लगा देंगे सिविल सर्विस के ऊपर भी एंड ऑल दैट। उन्होंने हमारा प्लान जो हमने लास्ट टाइम दिया था उसको भी अप्रिशिएट किया। जहाँ तक उनका कमेंट है, ये जो इश्यूज दोनों कंट्रीज के दरमियान और ये इल्जामबाजी के जी वहां पे ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके पीछे पाकिस्तान है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पाकिस्तान देखिए ना, ये भी एक इशू चलता है कि इंडिया में जरा सा कुछ हो जाए तो उंगलियां पाकिस्तान की तरफ उठने लगती हैं। बहरहाल ये जो भी इश्यूज हैं, देखें बुसारिया साहब, द पॉइंट इज द ओनली वे फॉरवर्ड इज टू सिट ऑन द टेबल एंड टॉक अबाउट एवरीथिंग। एंड हमारे इंडियन भाई बहन, उनको सबको पता है कि द कोर इशू इज कश्मीर, दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ताकि फिर हम एक एज अ खिता, एज अ रीजन, हम इकट्ठे मिलकर तरक्की कर सकें। और थैंक यू फॉर योर बहुत कमेंट्स दो। नहीं, बहुत सही आपने बात कही है, और कोर इश्यूज पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ हारून भाई, मैं इजाफा ये करना चाहूंगा कि देखें, टेररिज्म जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि कुछ पाकिस्तानी शरीयत के लोग जो हैं वो पकड़े गए। बिल्कुल, हम तो उसकी मजम्मत करते हैं, कहीं भी ऐसा हो, रोग एलिमेंट्स होते हैं हर मुल्क में, तंजीमों में। लेकिन समझौता एक्सप्रेस भी, वहां भी पाकिस्तानियों के ऊपर हमला हुआ था। देखिए ना, ये भी बात है कि ये अक्सर इंडियन मीडिया जो एक वन साइडेड बात करता है, तो वो भी अवेटिंग, और उसके बहुत सारे मुल्जमान को छोड़ दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें, ये जो एक तरीका है कि ये चार्जेस लेवल करने का, एक्यूजेशन करने का, इसको बंद होना चाहिए। और जैसे आपने कहा कि नेबर्स हैं, बातचीत हो सकती है, बिल्कुल डायलॉग होना चाहिए। और उसकी जो है, दोनों कंट्रीज को, दोनों मुल्कों को ये अश्योर करना होगा कि इस तरह की कोई वायलेंस या जो गलत इंसिडेंट्स होते हैं वो उनको रोका जाए। तो हारून भाई, टाइम हमारा खत्म हो चुका है और शो का, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई नो आपने जाना भी है, इसलिए नाजरीन आपसे अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत लेंगे। अगले हफ्ते हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आएंगे, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वो क्या है। इसके साथ ही खुदा हाफिज।